वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो मैंने कल आपको ये बोला था कि ये क्वेश्चन चेक करना -1 पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो आर्ग्यूमेंट है रियल नंबर का वो कैसा होता है, जीरो होता है, ठीक है। रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ से देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार मैं करूँगी, जेड बार हमारे पास -1 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स होता है ना, क्या होता है वाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स जीरो। और टेंजेंट इनवर्स जीरो किस पे जीरो होता है, पाई पे भी जीरो होता है, जीरो पे भी जीरो, तो टेंजेंट इनवर्स पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई पाई, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी हमारा सेम ही रहेगा पाई, तो ये है आगे क्या है माइनस का पाई, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट जो मतलब नेगेटिव नंबर है जो यहाँ पे क्या करे हैं हमने सारे माइनस कर दिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। आ गया समझ में क्यों नहीं इक्वल होंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे पास क्या कहता है, ए फंक्शन एफ नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स प्लेन तक, ठीक है, नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक इस सेट टू बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन की यहाँ पे बात हो रहा है। इज ए सेट टू बी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, तो इसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट करते हैं जेड एन से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं जेड एन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर का सेट हो और को डोमेन क्या हो कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल सीक्वेंस जब बात आती है तो रियल सीक्वेंस डोमेन तो नेचुरल नंबर रहती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी रियल नंबर का सेट आ जाएगा। जो को डोमेन है उस पर डिपेंड करता है, डोमेन हमेशा क्या रहनी चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट रहनी चाहिए। आ गई ना समझ में, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहना चाहिए, को डोमेन बताएगा फिर हमें कि वो सीक्वेंस कैसी है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है या रियल सीक्वेंस है, ठीक है। आ गया समझ में। अब ये एग्जांपल किस टाइप से बनती है हमारी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, ये बनती है आयोटा, जैसे आयोटा बाय एन, जिसमें इमेजिनरी नंबर हो, सीधी सीधी बात वही है, जिसमें इमेजिनरी नंबर होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगी। एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस जेड एन इज कन्वर्जेंट टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर एल इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन। अब ये कन्वर्जेंट बता रखी है सीक्वेंस, कोई कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ जेड एन माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, सेम हम रियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जेड एन हमारे पास क्या होगा, एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन, और एल हमारे पास क्या है, लिमिट जो है एल है ना, L1 प्लस अयोटा L2, रियल को कन्वर्ज करती है, इमेजनरी को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया, अलग अलग कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इफ एंड ओनली इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन देन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एल्जेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इज सेम एज दैट ऑफ ए रियल सीक्वेंस। वही बात है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बनेगी, जो भी रिजल्ट होंगे वही सेम हमारे किस में बनेंगे, रियल सीक्वेंस में बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो रियल नंबर्स की सीक्वेंस होगी और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, तो दोनों में सेम सेम रहेंगे। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ क्या आ जाएगा, जेड एन आ जाएगा, और जिसमें हमारे पास क्या रहेंगे, एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन टाइप के नंबर्स रहेंगे, और इसमें हमारे सारे क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे। ओके कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी डेरिवेटिव डेफिनेशंस हो या कुछ भी हो, ठीक है। इफ जेड एन अप्रोचेस टू जेड नोट, तो जेड एन डैश अप्रोच करेगा जेड नोट डैश को, देन तो फॉलोइंग रिजल्ट्स हैं हमारे पास। जेड एन प्लस माइनस जेड एन डैश किसको अप्रोच करता है, जेड नोट प्लस माइनस जेड नोट डैश। जेड एन इंटू में जेड एन डैश किसको अप्रोच करता है, जेड नोट जेड डैश को। ये इसका डिवीजन आ गया, और डिवीजन में ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ से जेड एन का बार जो है जेड नोट बार को कन्वर्ज करती है, और मोड जो है मोड को कन्वर्ज करेगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए -1 रेज टू द पावर एन, देखो जेड एन का जो मोड है वो किसको कन्वर्ज करता है, मोड ऑफ जेड नोट को, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अभी सीक्वेंस है -1 की पावर एन, इसका जब मैं मोड लूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर एन आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो है कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा -1 की पावर एन, ठीक है ना। चलिए जेड एन अप्रोचेस टू जीरो इफ एंड ओनली इफ मोड जेड एन किसको टेंड करती है, जीरो को टेंड करती है। अगर जेड एन जीरो को अप्रोच करती है तो उसका मोड भी जीरो को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अगर किसी सीक्वेंस का मोड जीरो को अप्रोच कर रहा है तो वो सीक्वेंस भी खुद क्या करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी। एक ही रिजल्ट है। उसके बाद है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, ऑल रिजल्ट ऑफ रियल आर सेम फॉर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे आपने करने हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। अब यहाँ से देखिए
आयोटा एन कन्वर्ज करती है किसको, जीरो की तरफ। अगर मैं इसका मोड लगा दूं तो ये क्या बनेगी, 1/n, लिमिट लगाने के बाद ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी, जीरो को, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब आयोटा की पावर n क्या कन्वर्जेंट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि आयोटा की पावर n है। n हमारे पास इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। तो वही बात है, जब आयोटा की पावर मैं 4n ले लूँ, अभी मैंने पीछे कल वाली क्लास में रिजल्ट बताया था, आयोटा की पावर 4n क्या होता है, 1 होता है। और आयोटा की पावर 4n+1 हमारे पास क्या होता है, आयोटा होता है। तो एक बार ये 1 को कन्वर्ज कर रही है, एक बार आयोटा को कन्वर्ज कर रही है, और आयोटा की पावर 4n+2 मैं ले लूँ तो आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी, -1 को। तो अलग अलग लिमिट्स यहाँ पे आ रही हैं, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट के लिए सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट हमारा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है e⁻iota n डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, वही मोड लगाया। मोड लगाने के बाद ये सीरीज किसको कन्वर्ज कर गई, जीरो को। तो ये कन्वर्जेंट है जीरो की तरफ। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे -1 प्लस आयोटा बाय n का, तो हमारे पास ये किसको कन्वर्ज करेगी, पाई को कन्वर्ज करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स -1 में n, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। n लिमिट जाएगी तो टेंजेंट जीरो क्या होता है, जीरो। तो पाई प्लस जीरो क्या हो गया, पाई। तो ये पाई को कन्वर्ज कर जाएगी। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये भी माइनस पाई की तरफ जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, दिस सीक्वेंस, ये भी नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा आयोटा, ठीक है। क्योंकि n यहाँ पे इवन हो सकता है और ओड हो सकता है, -1 की पावर में है, तो इसकी दो लिमिट्स पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, एक बार पाई, एक बार -पाई। तो ये नोट कन्वर्जेंट हमारी रहेगी। जिसमें यूनिक लिमिट पॉइंट होता है वही हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ओके। तो जेड नोट की पावर n, जो जेड नोट n है वो कन्वर्ज करती है किसको, जीरो की तरफ। अगर मोड कन्वर्ज करता है जीरो को, तो वापस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी जीरो को, ठीक है। दिस सिंपलाइज। तो यहाँ से मोड क्या है, <1 है, ये कंडीशन यहाँ पे है, तभी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास 8, 9 और 10 जो एग्जांपल है, ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सीरीज। कॉम्प्लेक्स सीरीज हमारे पास क्या कहती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म समीशन n1 to infinity zn इज सेड टू बी ए कॉम्प्लेक्स सीरीज। अगर इस फॉर्म के हमारे पास कोई जो है फॉर्म आ जाए, इस फॉर्म मतलब कोई एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म का आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज, ठीक है। समीशन n1 to infinity zn। अब इस टाइप से भी हो सकते हैं, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी। तो ये एग्जांपल है एटसेट्रा, ठीक है। n1 to infinity। ऑल रिजल्ट ऑफ, वही सेम बात दोबारा लिख करके, कॉम्प्लेक्स सीरीज के जो रिजल्ट होंगे वही रियल में काम करेंगे। अब समीशन n1 to infinity zn हमारा क्या होगा, समीशन x की पावर xn प्लस आयोटा yn, अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। दैट मीन्स zn जो सीरीज है वो क्या है, फाइनाइट, इफ एंड ओनली इफ दिस फाइनाइट और दिस फाइनाइट। अगर हमारे पास जो ये सीरीज है, अगर ये फाइनाइट है, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, हमारे पास फाइनाइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, जैसे रियल में होता है ना, an प्लस में 1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और क्या आता है l। अब यहाँ पे an की जगह हमारे पास आ जाएगा zn, ठीक है, zn+1 और zn और इसका मोड। तो यहाँ से वही l अगर <1 है तो कन्वर्जेंट, >1 है तो डाइवर्जेंट, और = 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब ये रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या कहता है, रेशियो वही होता है ना, an का मोड का स्क्वायर रूट n, और किसके इक्वल है l, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ an की पावर 1/n इज इक्वल टू l, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब an की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, zn लिखा है। अगर l <1 है तो कन्वर्जेंट, >1 है तो डाइवर्जेंट, l = 1 है तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये रेशियो टेस्ट है, ये हमारा रूट टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, लोअर लिमिट है, इसका मतलब ये लोअर लिमिट है, ये भी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ an+1 डिवाइड बाय an इज < होती है लोअर लिमिट ऑफ nth रूट, ठीक है, an की पावर 1/n, और अपर <= होती है अपर लिमिट ऑफ an की पावर 1/n, सबसे बड़ा होता है an+1 डिवाइड बाय an अपर लिमिट, ठीक है। अब रूट टेस्ट वर्क बट नोट रेशियो टेस्ट। यहाँ पे जो है रूट टेस्ट वर्क करेगा, रेशियो टेस्ट नहीं करेगा। रूट टेस्ट वर्क क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर हम 1/n करके इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा रेशियो टेस्ट इस एग्जांपल पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज। ए सीरीज इज ऑफ द फॉर्म, क्या है यहाँ पे सीरीज, समीशन n1 से इन्फिनिटी an z माइनस में z नोट की पावर n इज सेट टू बी ए पावर सीरीज विद सेंटर एट z इज इक्वल टू z नोट। सेंटर हमारा क्या है, यहाँ पे z नोट है, तो ये कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेंटर है वो कितना है, 0, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ z माइनस में 0 की पावर n, तो सेंटर क्या है, 0। यहाँ पे सेंटर है 1, यहाँ पे भी क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, आयोटा है। तो इस टाइप से ये हमारी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज है सारी एग्जाम्पल, ठीक है। रिजल्ट क्या कहता है, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये दोनों, 3 है शायद, 3 है,
हाँ, ये तीनों रिजल्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ पावर सीरीज ए एन इंटू में जेड की पावर एन इज कन्वर्जेंट एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। अगर कोई पावर सीरीज जेड इक्वल टू जेड नोट यानी कि जो उसका सेंटर पॉइंट है उस पर कन्वर्जेंट करती है, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जब उसका मोड क्या होगा, लेस देन उस जो रेडियस जो हमने वो निकाला ना सेंटर पॉइंट, उससे क्या होगा, मोड जेड इज लेस देन मोड जेड नोट। दैट मीन्स रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड नोट। जो हमारी रेडियस आएगी ना वो ग्रेटर देन होगी मोड जेड नोट से, ठीक है। तो वो क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, इफ पावर सीरीज समीशन ए एन जेड एन इज डाइवर्जेंट एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, देन इट इज डाइवर्जेंट फॉर मोड जेड इज ग्रेटर देन मोड जेड नोट। इसका मतलब देखो, इसके लिए डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, ये हमारे बन गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये हमारा जेड नोट, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारी रेडियस हो गई जेड नोट, ठीक है। यहाँ पे जेड नोट हो गई, और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारी रेडियस क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड नोट। आर आर यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड नोट, यानी कि ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब अंदर वाले रीजन में अगर हम बात करें, ये जो मोड जेड इज लेस देन मोड जेड है, इसका मतलब अंदर का रीजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब ये ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि आर इज लेस देन मोड जेड नोट हो जाएगा, तो इस टाइम पे मतलब बाहर वाले रीजन की बात हो रही है। मोड जेड अगर ग्रेटर देन हो जाए मोड जेड नोट से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट यहाँ पे हो जाएगा। और मोड जेड नोट यहाँ पे हमारी ये क्या है, रेडियस है मोड जेड नोट, ठीक है। ये सर्कल हो गया, यहाँ से हमारी ये हो जाएगी मोड जेड नोट रेडियस, ठीक है। आ गया। अगर मोड जेड ग्रेटर देन है मोड जेड नोट से, मतलब मोड जेड नोट हमारा छोटा है, तो इसका मतलब ये बाहर वाले रीजन की बात कर रहा है, तो ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। अगर मोड जेड हमारा लेस देन मोड जेड नोट है, उससे बड़ा है, तो ये अंदर वाले के रीजन की बात हो रही है, ठीक है। आगे समझ में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या कहता है, जब हम क्वेश्चंस निकालेंगे ना, जब हमारे अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ फॉर एवरी पावर सीरीज समीशन ए एन जेड एन देयर एग्जिस्ट सम एक्सटेंडेड रियल नंबर आर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। भी यहाँ पे इक्वल टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पावर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड इज लेस देन आर, डाइवर्जेंट फॉर मोड जेड इज ग्रेटर देन आर। अगर मोड जेड लेस देन आर है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और मोड जेड अगर ग्रेटर देन आर है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्या, मोड जेड अगर लेस देन आर है तो कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और मोड जेड अगर ग्रेटर देन आर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्जेंट, ओके। अगर ये इक्वल आ जाता है, मोड जेड इज इक्वल टू आर, देन मे और मे नोट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर इज गिवन बाय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रेशो टेस्ट था ना, रेशो टेस्ट, उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे, आर हमारे पास क्या था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस में 1 डिवाइडेड बाय ए एन का मोड, ठीक है। ये रेशो टेस्ट की बात हो रही है, आर नहीं। रेशो टेस्ट हमारे पास क्या था, ये था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय ए एन। जब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बटे में ए एन प्लस में 1 और इसका मोड, ठीक है। तो आर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर यहाँ पे लिख सकते हैं रेशो टेस्ट को। तो रेशो टेस्ट का मतलब 1 बाय आर की वैल्यू है उधर, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन इफ लिमिट एग्जिस्ट, और 1 बाय आर जो हमारा रूट टेस्ट है उसको भी हम 1 बाय आर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो वो हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, देखिए जो मोड जेड नोट मैं आपको बार बार बता रही थी ना कि मोड जेड नोट, वो देखो अभी इस डाउट को हम क्लियर करते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही। देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है सेंटर एट जेड नोट यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, और जो यहाँ पे हमारा आर चल रहा है ना, आर हमारी यहाँ पे रेडियस है, तो ये मेरे से मैंने आपको गलत बताया। देखो इस डायग्राम से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आर हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है, ये जेड नोट हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड नोट, ठीक है। क्योंकि जेड नोट हमारा सेंटर था ही, वैसे ही मैंने आपको पता नहीं कैसे रेडियस बता दिया। तो जेड नोट हमारा क्या है, सेंटर है, आर हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है।
अब जब हमारे पास क्या अभी उसने मतलब जो अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर मोड जेड लेस देन आर है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था अगर आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड नोट है, तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। यानी कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो इस रीजन की बात हो रही है। डाइवर्जेंट के लिए हमारा जो है किस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन बाहर वाले रीजन की बात हो रही है। और जो ये ऊपर इसके ऊपर एक और सर्कल बना रखा है वो हमारा क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। ये अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ठीक कर लेना। जेड नोट यहाँ पे हमारा क्या है, जेड नोट तो हमारा यहाँ पे सेंटर है और आर हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जब हमारे पास मोड जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर आ जाए तो इसका मतलब होता है मोड जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है मैक्सिमम रीजन, और वो रीजन होता है जिसमें हमारी सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए अब कुछ एक एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है। पावर सीरीज हमारे पास गिवन है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, पावर सीरीज कैसे होती है, समीशन ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन आर होना चाहिए, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जेड माइनस जेड नोट का मोड इज इक्वल टू आर और लेस देन आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लिमिट जो समीशन है एन वन अप्रोच समीशन एन वन टू इन्फिनिटी जेड एन, और यहाँ पे हमारे पास ए एन जो है क्या गिवन है, यहाँ पे वन गिवन है। वन इंटू में से लिख सकते हैं ना, वन इंटू में जेड एन, तो ए एन हमारा कंपैरिजन करेंगे तो ए एन हमारा कितना आ जाएगा, वन। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, रूट टेस्ट लगाया, तो ए एन की पावर वन बाय एन, वन की पावर वन बाय एन, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से वन आ जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और यहाँ से रीजन, क्योंकि जेड नोट पॉइंट यहाँ पे है नहीं सेंटर पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो मोड जेड क्या हो जाएगा, लेस देन वन। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी कितनी आई है, वन, तो यहाँ पे रख देंगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या करेंगे, जेड माइनस जेड नोट का मोड क्या है हमारे पास, इक्वल टू आर, तो मोड जेड आ जाएगा, जेड नोट जीरो है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन आई है। मोड जब मैं हटाऊंगी तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई हमारी ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे पुट कर दो समीशन एन वन टू इन्फिनिटी जेड की पावर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, यानी कि एन आयोटा थीटा हो गया। अब यहाँ से इसका मोड करके जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो कभी ये जीरो को टेंड नहीं कर रहा, हमेशा वन को ही कन्वर्ज करेगा। तो एक लिमिट कभी भी जीरो को टेंड नहीं करेगी, हमेशा वन को ही टेंड करेगी, क्योंकि मोड ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा एन थीटा है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगी, वन। तो ये कभी भी जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी, ये हमेशा किसको टेंड करेगी, वन को टेंड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वन को कन्वर्ज करेगी। आगे समझ में कैसे इसको हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सेकंड एग्जांपल, समीशन एन वन टू इन्फिनिटी जेड एन अपॉन में एन स्क्वायर। तो यहाँ से वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, ए एन की पावर वन बाय एन हमने निकाला, तो यहाँ से ये आ गया वन। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन बाय वन क्या होता है, वन ही आएगा। मोड जेड लेस देन वन हो गया, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, और रीजन के लिए क्या हो जाएगा, जेड माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेंटर पॉइंट है नहीं, इज इक्वल टू क्या है, आर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन, तो मोड जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये जो टर्म है समीशन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन वन बाय एन स्क्वायर, और ये किसको कन्वर्ज करेगी, ये जीरो को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आ गया समझ में, किसको कन्वर्ज करेगी, ये जीरो को कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है समीशन एन वन टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन फैक्टोरियल। अब देखिए जब एन किसके इक्वल आ जाए, हमारे पास एन हमने ले लिया यहाँ से एम फैक्टोरियल। ठीक है, एन इज इक्वल टू एम फैक्टोरियल, तो ये वन आएगा। कैसे, जैसे देखो जेड, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो आ जाएगा जेड की पावर वन फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर टू फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। जब फैक्टोरियल है तब जेड का कोफिशिएंट एक है, जब फैक्टोरियल आ रहा है तो जेड का कोफिशिएंट हमारा कितना है, वन, अदरवाइज क्या होगा, जीरो।
आ गया समझ में। जब जब फैक्टोरियल है, देखो जेड की पावर 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बिना फैक्टोरियल वाली टर्म भी तो आएंगी इसमें। तो बिना फैक्टोरियल वाली टर्म में क्या रहेगा, मतलब अदरवाइज क्या रहेगा, जीरो। जब जब n इज इक्वल टू एम फैक्टोरियल आएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ से an की पावर 1 बाय n करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो मोड जेड लेस देन 1, ठीक है। तो ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को ही कन्वर्ज करेगी। आ गया समझ में। ये 4th एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करके देखना, इसके टोटल एग्जाम्पल हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। 4th एग्जाम्पल, फिर ये 5th एग्जाम्पल। पावर सीरीज आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने यहाँ पे निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन में an+1 बाय an निकाल के और उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5/3 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 3n से 3n कैंसिल तो ऊपर बचेगा 3, और यहाँ से 4n, ये है 4n मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस में 5 बाय में 4 कंप्लीट की पावर n हो जाएगा। नीचे से क्या कॉमन लूँ मैं, 4n+1 ही कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस में 5 बाय में 4 इसकी पावर n प्लस में 1, तो 4n से 4n कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ये यानी कि 4/3। अभी यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 5/3, तो 5/3, 5 कॉमन ले लो तो 5/3 आ जाएगा, 4 कॉमन लोगे तो 4/3 आ जाएगा। तो किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें ये पता करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हमारे यहाँ पे आ जाएगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये किसको कन्वर्ज करती है, 1 को, नॉट इक्वल टू ये 0 को कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल है, इनका सबका साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। 7, 8, 9 ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। ले लो इनका स्क्रीनशॉट और इनके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने करनी है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर डाल के मेरे को बता देना, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस निकालोगे ना उतने ही ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रैक्टिस होएगी अच्छी सी, ठीक है। और क्वेश्चंस ज़्यादा निकालने हैं क्योंकि नेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम करते हैं ये 12वां और 13वां का, और ले लो 11, 12 और ये 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेट 2011 में दिसंबर के पार्ट बी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। क्या कहता है ये हमारे पास क्या कहता है, कंसीडर द पावर सीरीज समीशन n1 टू इन्फिनिटी an zn वेयर an क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n की पावर 50। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस इज, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे बतानी है। पार्ट बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। तो n की पावर 50 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे an कोई सीरीज गिवन है, an हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n की पावर 50। तो an का मतलब जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स n की पावर 50 है वो क्या आएंगे, n की पावर 50 के जो डिवाइजर्स होंगे या तो n की पावर 50 होंगे या उससे छोटे होंगे, और 1 से क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं डिवाइजर, ठीक है। 1 और 1 के से बड़े और n की पावर 50 और उससे छोटे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की पावर 1/n कर देंगे, लेस देन इक्वल टू an की पावर 1/n कर देंगे, लेस देन इक्वल टू n की पावर 50/n हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे भी लिमिट, यहाँ पे भी लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये लिमिट एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारा, ये भी जब सोल्व करेंगे तो n की पावर 1/n क्या होता है, 1, 1 की पावर 51, तो ये किसको कन्वर्ज करती है, हमारे पास 1 को कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी में 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं निकले तो फिर जो समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा था जून में, द पावर सीरीज ऑफ दिस कन्वर्जेज इफ, ये कन्वर्ज कब करेगी। तो यहाँ से देखिए an हमारे पास, अब यहाँ पे 2n है, z की पावर 2n है, तो इसका मतलब a2n आ जाएगा, और वो क्या है, 2 की पावर -n, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2n। ये बात याद रखना, जो यहाँ पे होगा वही इसकी पावर में जाएगा, क्योंकि an की बात जब हम करें तो an की पावर क्या होता है, 1/n होता है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/2n, तो 2 की पावर -n और ये 1/2n, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगी, 1/2 की पावर n, और ये क्या है, 1/2n, तो n से n कैंसिल, 2 की पावर 1/2 यानी कि 1/√2 हमारा आ जाएगा। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रेसिप्रोकल यानी कि क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और z को क्या पुट करेंगे, √2e
आयोटा थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर कितना है, जो जेड नोट है वो कितना है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर लिखते हैं ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो वही बात यहाँ पे इसने लिख ली है, और ये किसको कन्वर्ज करती है, हमारे पास 1 को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे इसकी पावर सीरीज कन्वर्ज कब होगी, जब मोड जेड हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन √2 हो जाएगा, क्योंकि यही बात होती है जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर। और जब हम क्या बात करते हैं, जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी 2012 में हमसे पूछा गया था, जून में, पार्ट बी में, द पावर सीरीज ऑफ दिस। तो वही बात है, ये मोड जेड इज लेस देन 3। अब यहाँ पे 3 की पावर माइनस एन की जगह देखो यहाँ पे क्या था, 2 की पावर माइनस एन। ये 2011 में पूछा था, और यही सेम क्वेश्चन बस स्टेटमेंट चेंज करके 2012 में पूछ लिया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, और वो क्या बात है, अब आप बोलोगे मैडम जी इक्वल लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, लेस देन आया, हमारे पास क्या आया है, लेस देन आया है। इक्वल टू का साइन क्यों नहीं आया, इक्वल टू का साइन जब आएगा जब ये सीरीज जो है 0 को कन्वर्ज करेगी। ये सीरीज जब किसको कन्वर्ज कर रही है, ये सीरीज कर रही है कन्वर्ज 1 को। अगर ये सीरीज 0 को कन्वर्ज करती तो हमारे पास मोड जेड लेस देन इक्वल टू क्या आता है, √3 आता है। इसलिए √3 नहीं आया, क्योंकि अब ये सीरीज जो है किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी, तो इसलिए मोड जेड लेस देन 3 है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें शायद ऐसा पॉइंट नहीं आया है जिसमें वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आया होगा तो। यहाँ पे भी नहीं है, देखो रीजन किसी में नहीं आया, वो सब में क्या कर रही है, 1 को ही कन्वर्ज कर रही है। देखो सब में ही, सारे क्वेश्चंस में ही 1 को कन्वर्ज कर रही है, तो सब में लेस देन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू, इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में मोड जेड क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जो ये सीरीज है वो किसको कन्वर्ज करेगी, वो 0 को कन्वर्ज करेगी, इसलिए ये इक्वल टू की यहाँ पे बात आई है, ठीक है। जिसमें 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रही है, ओनली 1 की तरफ कन्वर्ज करेगी, तो लेस देन की बात आएगी, ठीक है। तो ये करके देख लेना सारे क्वेश्चन, ये मैंने आपको हिंट अच्छे से दे दी है, और सारे प्रीवियस एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा ही रहता है, ज़्यादा नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट 2014 में हमसे पूछा गया था। इससे ऊपर वाला हो गया क्या, नहीं यही हुआ था। देखिए ये हमारा जून नेट 2014 में पूछा गया था, समीशन पी एन जेड एन पी एक्स इज अ रियल पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का है, रियल पोलिनोमियल है, ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन है जो ग्रेटर देन 0 है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, तो पी एक्स रियल पोलिनोमियल है जिसकी 1 वेरिएबल है, ठीक है, डिग्री एन है। तो हमने मान लिया ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो हमने मान लिया एक ही डिग्री का पोलिनोमियल, वो ले लिया रियल, यानी कि एक्स। तो इसका मतलब इसको इसमें लिखेंगे तो समीशन एन जेड एन ऐसे लिखा जाएगा। ए एन हमारा एन है, तो एन की पावर 1/n किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को, तो 1 आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीजीटी वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में पार्ट बी में ये पूछा गया था, के बिलोंग्स टू जेड प्लस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ये फॉर्मूले लगाएंगे, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, ठीक है। यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/k की पावर k। तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, k की पावर k। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट 2014 पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट समीशन ए एन जेड एन बी ए convergent power series such that limit n approaches to infinity a n plus 1 divided by a n is equal to r। तो इसकी ये कन्वर्जेंट पावर सीरीज है, और ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। पी कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री डी है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज, इसकी पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें बतानी है। देखो अगर ये वैल्यू हमारे पास आर के इक्वल है, तो जो ये पोलिनोमियल गिवन है डिग्री डी का, तो यहाँ पे देखो पी एन पोलिनोमियल, तो यहाँ चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे साथ में ए एन जेड एन है, और ये जो सीरीज बनाई थी, ये जो लिमिट है ये किसको जा रही है, आर को। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/r, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखो एन ए एन डिग्री डी है, तो यहाँ पे पी एन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, डिग्री एन बन जाएगी, ए एन जेड एन, तो इसको नाम दे दो आप बी एन, ठीक है। तो बी एन प्लस 1 निकालेंगे, पूरा बी एन हमारा यहाँ पे क्या है, एन ए एन है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो बी एन प्लस 1, बी एन अपॉन में बी एन प्लस 1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा एन प्लस में 1 ए एन प्लस में 1। तो ये तो 1 ही आ जाएगा जब लिमिट लगाएंगे। ए एन बाई ए एन प्लस 1 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/r है। ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2000
2015 में हमसे ये पूछा गया था, नेट 2015 में, ठीक है, दिसंबर में। कंसीडर द पावर सीरीज इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे पास गिवन है, पावर सीरीज हमारे पास गिवन है एफ जेड और जी जेड। तो इफ आर एंड आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आर स्मॉल आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, कैपिटल आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो एफ एंड जी हमें बताना है क्या आएगा, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इसकी हमें बतानी है कि क्या आएगी। तो सोल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ जेड की जब सोल्व करेंगे, इसको एन लॉग एन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए एन प्लस 1 बाय ए एन, तो 1 को कन्वर्ज करेगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, तो सेकंड और थर्ड बचा। अब सेकंड और थर्ड के लिए फिर कैपिटल आर निकालना पड़ेगा, कैपिटल आर निकाल दो। यहाँ पे देखो ई की पावर एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए एन, रूट टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आ जाएगा। ये भी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एन से हमारा एक एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एन और एन की पावर 1 बाय एन, तो ये तो हमारी 1 आ जाएगी। ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट 2017 में पूछा गया था, जून पार्ट बी। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समीशन log n इंटू में जेड एन इज, इसकी क्या आ जाएगी, वही ए एन प्लस 1 बाय ए एन करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका रेसिप्रोकल होता है, ये होती है 1 बाय आर। ठीक है, आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास है, देखते हैं कितना, बस यही रह गया, थोड़ा सा रह गया। ठीक है, देखो अब हमारी बारी है, कहाँ पे आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, चलो, अरे बहुत ही आगे निकल गए क्या। देखो इफ द पावर सीरीज गेट 2014 में पूछा गया है, अगर पावर सीरीज समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड प्लस में 3 माइनस अयोटा, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड नोट होता है, सेंटर क्या होता है, जेड नोट, तो जेड माइनस में इसको मैं कैसे लिखूंगी, माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अयोटा माइनस 3, तो जेड नोट की वैल्यू यहाँ पे अयोटा माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। कन्वर्ज करती है किसको, 5 अयोटा को, कन्वर्ज किसको करती है, 5 अयोटा को, एंड डाइवर्जेज करती है -3 अयोटा, देन द पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या आ जाएगी, अब इसने बोला है कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट पे और डाइवर्ज करेगी इस पॉइंट पे। आप देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम, देखो जब सीरीज कन्वर्जेंट करती है किस पे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है हमारे पास रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस है 5 अयोटा, तो आर ग्रेटर देन ये हमारा 5 अयोटा होगा, ये -3 अयोटा होगा, ये -3 प्लस अयोटा जो हमने पॉइंट निकाला था। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, तो ये हो गया। अब इसके अंदर तो ये कन्वर्ज करेगी, इसके बाहर ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ये बात आपने याद रखनी है। ये हमने क्या बना लिया, यहाँ से ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉइंट हमारा माइनस का 3 प्लस अयोटा, ये 0.5 अयोटा, ये माइनस का 3 अयोटा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल दें 5 अयोटा का और इसका -3 प्लस अयोटा का। जब मैं डिस्टेंस निकाल दूंगी 5 अयोटा माइनस जेड पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे 5 अयोटा माइनस ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस अयोटा। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 अयोटा, 3 प्लस में 4 अयोटा, 3 3 4 4 16 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा मैं निकालूंगी कहाँ से, ये हो जाएगा इसका -3 प्लस अयोटा और यहाँ से -3 अयोटा, इसका ये जो डिस्टेंस मैं निकालूंगी, ये तो मैंने निकाल दिया, कितना आया, ये निकाला है ना, ये वाला निकाला है, ये वाला तो आया 5, और ये निकालूंगी जब, ये भी कितना आएगा हमारे पास 5, ये भी 5, ये भी 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 में से 3 5 अयोटा, फिर माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। तो 5 और 3 8 अयोटा, और ये हो जाएगा 8 और 2 64, 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64। तो ये सारे हमने निकाले। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अब हम बात करते हैं, ये तो 5 5 5 आ गया हमारे पास, 5 5 और ये आ गया 64। अब हमें क्या करना है, अगर ये जो ये कन्वर्जेंस की बात ये कर रहा है, इस पॉइंट -2 प्लस 5 अयोटा, और जो हमारा ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट -3 प्लस अयोटा, अगर इन दोनों का डिस्टेंस 5 से क्या आता है, बड़ा आता है, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। ये रिजल्ट है ना, क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये क्या आ जाए इनका डिस्टेंस 5 से बड़ा आ जाए, तो निकालो, इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा √41, जो कि क्या है 5 से बड़ा है, तो दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट है इस पॉइंट पे। ठीक है, और किसी में ऑप्शन नहीं है, ये कन्वर्जेंट है, हाँ इसमें है।
तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया और फोर्थ हमारा गलत हो गया, बच गया फर्स्ट और थर्ड। अब वही सेम डाइवर्जेंट की बात करें तो 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस ऑफ माइनस का 3 और प्लस का आयोटा, इसका डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस भी जब सोल्व करेंगे वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन, एक मिनट, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका निकाल के देखो, मेरे को कंफ्यूजन होगी। ग्रेटर देन पे होता है 2 माइनस में 3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस में 3 माइनस में आयोटा, 3 और 2 5 माइनस का 4 आयोटा, 5 25 और 4 चौके 16 और 25 कितना हो गया 41, रूट 41 जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ से ये डाइवर्जेंट निकलना चाहिए, तो ये डाइवर्जेंट ही है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट आ गया, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, ये क्या है, डाइवर्जेंट है, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन आ गया ना, रूट 41 ग्रेटर देन आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया 5 से ग्रेटर आ गया, तो ये डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। अब इसका और निकालो, माइनस का 2 प्लस में 5 आयोटा माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस आयोटा, निकालो इसका देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5 आयोटा प्लस में 3 माइनस का आयोटा, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 1 गया, हमारे पास कितना आया 4 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 चौके 16, 16 और 1 हमारे पास कितना आ गया, रूट 17। और रूट 17 हमारे पास कितना होता है, रूट 17 कितना होता है, 4 चौके 16, ये हो गया 4 चौके 16, ये भी क्या रहेगा, ये हमारा पास रहेगा लेस देन 5, क्या रहेगा लेस देन 5, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस आया ना, अगर लेस देन है तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंट 5 से। और यहाँ पे है जेड माइनस में जेड नोट की बात हो रही है, जेड माइनस में जेड नोट, सेंटर जेड हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मोड जेड माइनस जेड नोट लेस देन 5 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 5 है तो डाइवर्जेंट, ये यहाँ पे हमने रिजल्ट लगाया है, ठीक है। आ गया, कई बार इतना अच्छे से मौसम बना हुआ था और देखो थोड़ी सी गलती होने के बाद सारा ही मौसम गड़बड़ हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। अब ये पावर सीरीज हमारे पास गिवन है, प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इनकी सबकी क्या निकालो, पावर सीरीज निकालो, ठीक, ओ सॉरी क्या निकालो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो सबकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल देना, जिसकी भी ना निकले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कल उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू आर, डेटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज। तो इसकी सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की इक्वल है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो इन सब की हमें निकालनी है। तो जैसे अभी पीछे किया था ना, जो नेट में भी पूछा गया था, तो वैसे ही सेम यहाँ पे इनको करना है, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कुछ रिजल्ट्स, रेडियस ऑफ ए एन जेड एन और बी एन जेड एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 और R2 है। तो यहाँ पे फॉलोइंग रिजल्ट्स हैं, ए एन प्लस माइनस बी एन जेड एन, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इसकी डिवाइड वाले की क्या होगी और प्रोडक्ट वाले की क्या होगी। तो देखिए, जो अगर प्लस माइनस की बात आ जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होगी, मिनिमम ऑफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, R1 R2 इनकी मिनिमम, ठीक है। जब हमारे पास क्या आ जाए, प्रोडक्ट की बात पूछ ले, प्रोडक्ट में क्या होती है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R1 R2, जो इन दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उनकी मल्टीप्लाई और R ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। और डिवीजन की बात आ जाए तो डिवीजन में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ये बात याद रखना, डिवीजन में लेस देन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट में, और प्लस माइनस में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द पावर सीरीज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब बाउंड्री ऑफ द सर्कल की बात करिए, देखिए अब जेड एन है, इसकी जो हमारी रेडियस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आया था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर आपको याद हो पीछे हमने निकाला था, तो मोड जेड लेस देन 1 आया था। तो इसकी बाउंड्री ऑफ सर्कल कैसी है, कन्वर्जेंट एट नो पॉइंट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री पे कन्वर्जेंट नहीं होगी क्योंकि मोड जेड क्या है, लेस देन 1 है, तो कन्वर्जेंट ये बाउंड्री पे नहीं है, ठीक है। सेम नेक्स्ट है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अगर कन्वर्जेंट जीरो की तरफ अगर कन्वर्जेंट करती है तो इसका मतलब वो बाउंड्री पर कन्वर्जेंट है, अगर जीरो की तरफ कन्वर्जेंट नहीं करती है तो बाउंड्री पर कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं, ओके। चलिए अब हमारे पास है ये एग्जाम्पल्स थे सारे, ये आप लोग कर लेना अच्छे से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक
प्रोजेक्शन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पावर सीरीज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए थे सारे यहाँ पे हैं। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ आए तो बेझिझक आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे को बता जरूर दें कि कुछ भी अगर मेरे को पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत आ रही है या मतलब मैं सही नहीं पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मेरे को पता भी तो चले कि मेरे को मतलब आप, सीधी सी बात है, आप मुझे फीडबैक दें। ठीक है, मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं समझ आ रहा है तो उसका क्या कारण है, ताकि मैं अपनी गलतियां, जो मेरी कमियां हैं, उनको सुधार सकूं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि नेट की क्लास मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लेके आएँ और मेरी भी मेहनत जो है सक्सेसफुल रहे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें, आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ मतलब ऐसा है कि मैं पढ़ाते वक्त कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, या आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि हमारे अंदर जो कमियां, हम उन्हीं को तो सुधार सकते हैं। अगर आप लोग कमी नहीं बताओगे तो मैं सुधारूंगी क्या, फिर मैं तो ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी। ठीक है ना, तो फीडबैक जरूर देना है। अगर नेगेटिव देना चाहते हो तो प्लीज़ नेगेटिव भी बताएं, ताकि मुझे तो पता चले कि क्या कमी है। ठीक है, फिर मैं उसको अच्छे से सुधार सकूँ। तो प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, फीडबैक जरूर दें। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़, और आप करते रहना ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सारी, जो भी ना समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन जो है हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।